हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम एचटेट के कुछ PYQs कर रहे हैं। हम इस सीरीज़ में 2018 से 2022 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे हमने कल केमिस्ट्री पेपर में सीक्वेंस नंबर 91 से 107 तक के क्वेश्चन कल किए थे और रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को क्या पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे फ्लोक्यूलेटिंग पावर की बात हो रही है और जो ये कॉन्सेप्ट था फ्लोक्यूलेटिंग पावर का, ये आपका किस चैप्टर में आता है, ये सरफेस केमिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, आपको एक सोल दिया है। कौन सा सोल है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको दिया गया और कहता है कि इसकी कोगुलेशन के लिए कौन सा आयन आप इसमें से चूज़ करेंगे, जो आपको नीचे ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका एक प्रिंसिपल होता था, कौन सा? हार्डी-शुल्ज़ लॉ, है ना। हार्डी-शुल्ज़ लॉ से ये पूछा गया है, यहाँ से ये इस प्रिंसिपल से ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें क्या बताया गया था? हार्डी-शुल्ज़ लॉ आपको क्या बताता था? ये कहता था कि किसी सोल की अगर आपको क्या करनी है, कोगुलेशन करनी है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रोलाइट आपको लेना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या होगा? एक आयन होगा। और वो जो आयन कोगुलेशन करने आएगा वो आयन ऑपोजिट चार्ज वाला होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन अगर आपके सोल पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो आयन कोगुलेशन करने आएगा वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरी बात, वो जितने ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना हाई चार्ज होगा, उतना ज़्यादा क्या होती है? कोगुलेशन होती है। तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द विच टाइप ऑफ सॉल इट इज़। जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये किस टाइप का सोल्ट होता है। तो आपको ये सरफेस केमिस्ट्री में NCERT बुक में बताया जाता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं या फिर मेटल हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं, इनके ऊपर इसके अलावा बेसिक डाई जो होती है, बेसिक डाई कौन सी होती है? मिथाइलिन ब्लू को बेसिक डाई बोलते हैं। और एक आपके हीमोग्लोबिन के ऊपर, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इट मीन आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी जो है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज सोल है। तो इसका जो कोगुलेशन करने वाला है वो कोई नेगेटिवली चार्ज आयन होना चाहिए। आपके पास 2 ही आयन ऐसे हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं। एक तो आपका ये सल्फेट जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज है, और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन जिसपे 4 नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 109, जो कहाँ से पूछा गया है। ये आपके हेलोजन मोलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं और इन्होंने आपसे ऑर्डर पूछा है इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते किसको हैं। तो देखो, जब मोलिक्यूल बनते हैं, जब 2 एटम को बाइंड किया जाता है, तो यहाँ पे एक फोर्स यूज़ होती है। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो ये बॉन्ड क्या, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगाई जाती है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोला जाता है। तो हेलोजन मॉलिक्यूल देखिए, आपके फ्लोरीन से बना फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन से बना क्लोरीन मॉलिक्यूल, आपके ब्रोमीन से बना हेलोजन में ब्रोमीन मॉलिक्यूल, और आयोडीन से बना आपका आयोडीन मॉलिक्यूल। अब आप देखिए कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। आपको ये लगेगा, क्योंकि देखो हमें एक कॉन्सेप्ट और मालूम है कि जितना किसी का छोटा साइज होता है, जैसे फ्लोरीन इनमें सबसे स्मॉल साइज्ड है, अगर साइज इनका छोटा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो पास पास हैं। ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इट मीन इसको ब्रेक करने में क्या होना चाहिए? आपको ज़्यादा एनर्जी लगनी चाहिए। ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये तो आपने सही सोचा, लेकिन आप ये देखिए इसके स्मॉल साइज़ की वजह से यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। डेफिनेटली यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है? कि आपके दोनों ही फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दोनों पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 इधर हैं और 3 दूसरे वाले फ्लोरीन पे है। क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज़ किया गया? ये बीच वाला बॉन्ड बनाने के लिए। और रिमेनिंग जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर की फॉर्म में यहीं पे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें रिपल्शन बढ़ जाता है। और रिपल्शन को रिमूव करने के लिए बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक होता है, ड्रास्टिकली ब्रेक होता है। तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा ना हो कि क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन आपका रिपल्शन से परेशान हो गया। तो आप ये 2 ऑप्शन तो काट दो।
फ्लोरीन का तो नहीं होगा। तो किसकी ज़्यादा होगी? क्लोरीन की डेफिनेटली ज़्यादा होगी। क्लोरीन के बाद मॉलिक्यूल आपका कौन सा आएगा? ब्रोमीन आएगा। और रिपल्शन के कारण ये फ्लोरीन जो है आपका वो 3rd नंबर पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? 1 आएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ये करेक्ट ऑर्डर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110। तो इसमें क्या होगा? 110 क्वेश्चन है। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नायोबियम, ये आपको बतानी है। नायोबियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ नायोबियम। इसका एटॉमिक नंबर 41 होता है। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने पढ़े हुए हैं ना, तो उसमें सीरीज होती हैं 3D 4D 5D 6D ऐसे करके। तो जो ये आपका नायोबियम है ये 4D सीरीज़ का मेंबर है। ओके, 4D सीरीज़ का मेंबर है एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 41। समझ आई बात? अब आपको ये जानना है कि 4D सीरीज में एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो इसमें काफ़ी सारी एक्सेप्शन होती हैं। एटॉमिक नंबर 41 से 45 तक एक्सेप्शन है और उसके बाद 47 पे फिर से एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का क्या मतलब है? एक्सेप्शन ये होता है कि इनके s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन किस में फिल किए जाते हैं? D में फिल किए जाते हैं। ये एक्सेप्शन है। तो आपको अब 41 के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो आप क्रिप्टॉन ले लो, एटॉमिक नंबर 36। S में आप 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो 5s के अंदर और 4D में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो 36 ये हो गए और 1 ये 37 हो गया। 41 में से 37 गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4 बचे हैं। वो 4 आपके किस में आ गए? 4D में। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दी गई है, 4D 4 5s 1। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट्स व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द क्यूपरिक सोल्ट। तो क्यूपरिक सोल्ट की बात देखिए। क्यूपरिक किसको कहते हैं? कॉपर 2 पॉजिटिव को। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को डिपॉजिट करना है तो ये देखो न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन के अंदर, तभी डिपॉजिट होगा ये जब ये न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरी बात, कितने इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हुआ है? तो देखो 2 पॉजिटिव चार्ज था तो इसको हमें कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ा? 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा। तो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करूं कॉपर के एक एटम को डिपॉजिट करने के लिए तो आप कहेंगे n फैराडे के बराबर है। n की वैल्यू क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो 2 फैराडे, मतलब कॉपर के एक एटम को डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे की नीड है। और कॉपर के 1 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5 होता है। तो इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 2 फैराडे चाहिए। ठीक है, आपने ये बोल दिया कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जब हमने पास किया तो कितना कॉपर का मास डिपॉजिट हो गया? 63.5। तो क्वेश्चन में पूछा है 1 फैराडे में कितना होगा? आप कहेंगे 63.5 डिवाइडेड बाय 2, ये जो कि किसके इक्वल आता है? 31.75 के इक्वल आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या दिया गया है? दी अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। कंबशन कौन सी रिएक्शन होती है? कंबशन में क्या करते हैं कि हम किसी फ्यूल को, किसी कार्बन के कंपाउंड को जलाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको कंबशन कहते हैं। तो आप मीथेन का क्या कर रहे हो? कंबशन कर रहे हो। कंबशन के लिए आपको ऑक्सीजन गैस देना पड़ता है, इग्निशन टेम्परेचर से आप इसको इग्नाइट कर देंगे। अब देखो कितना वाटर बनेगा इस रिएक्शन में। 1 कार्बन है तो 1 मॉलिक्यूल तो यहाँ CO2 का बनेगा और 4 हाइड्रोजन एटम है तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या बन जाएंगे? वाटर के बन जाएंगे। तो कंबशन रिएक्शन के दौरान आपने देखा कि जब मीथेन का कंबशन हुआ तो कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब आप इसका मास निकालिए, मॉलिक्यूलर मास क्या है मीथेन का? तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 16 ग्राम आएगा। 1 मोल ऑफ मीथेन ने 2 मोल ऑफ वाटर बनाए हैं। तो यहाँ पे अगर मास से रिलेट करूँ तो 16 ग्राम मीथेन ने कितना वाटर बनाया? वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास होता है 18, लेकिन यहाँ तो 2 बन रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब 36 ग्राम वाटर आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। 113 क्वेश्चन जो है वहाँ पे क्या पूछा गया है देखिए। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल एल्कोहल।
ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, तो ये आपका जाइमेज एंजाइम होता है। इस पेज पे जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे आपको 12th केमिस्ट्री से दिए गए हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो पेपर को देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो 60 to 70% पेपर आपका 11th-12th से ही रहता है। तो ये वाला सिलेबस आप काफ़ी अच्छे से करें। उसके बाद कुछ पार्ट आपको ग्रेजुएशन से और 1-2 क्वेश्चन तो देखो MSc से भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको ये देखना है कि पेपर पास कैसे करना है, पेपर को कैसे आप निकाल के ले जाओगे। तो उसके लिए एक स्मार्ट टेक्निक आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको 11th-12th का सिलेबस बहुत अच्छे से आता है तो आप उसी को प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी अपने जनरल सेक्शन के ऊपर फोकस करो, तो इसी से पेपर निकल जाता है। यहाँ तक आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अभी मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ, वहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हमें पूछा गया है। देखिए भाई, अभी आता है 114 क्वेश्चन। देखिए जो थर्मोडाइनामिक्स से 11th क्लास से है। ओके, यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे लगता है 11th से मिलेंगे आपको इस वाले पेज पे। देखिए अभी तो 2 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस, थर्मोडाइनामिक्स से है ये। 2 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर 10 atm। प्रेशर कितना दिया हुआ है इसका, 10 एटमोसफियर दिया हुआ है। एक्सपेंड्स आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम, ठीक है, अंटिल इट्स वॉल्यूम इज 10 लीटर। जब तक देखो जो उसका इनिशियल वॉल्यूम था V1 कितना था, 2 लीटर था, और V2 कितना बता रहा है, V2 आपका 10 लीटर हो जाता है, और ये प्रेशर आपको दे रखा है, ठीक है, P1। लेकिन उसने कहा कि ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, वैक्यूम में। बस ये टर्म देखते ही यहीं पे क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर जो वर्क होता है, वर्क डन होता है, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। बिल्कुल 11th NCERT से ये इन्होंने सोल्ड क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। थर्मोडाइनामिक्स चैप्टर में इस वाले क्वेश्चन को सोल्व किया गया है एक्सरसाइज के अंदर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 115, हाल ह्यूरेल्ट प्रोसेस पूछा है, किससे रिलेटेड है, तो ये एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। कुछ एक चीज़ें देखो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल आपको मेमोराइज ही करनी पड़ती हैं। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये आपकी किससे रिलेटेड है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ पे क्या पूछा गया है, द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द हाइड्राइड्स। इनमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो किसी के रिडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्राइड्स हैं, इनमें से जो हाइड्राइड अपना हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर देगा वही क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर आप इनके सेंट्रल एटम देखें, सेंट्रल एटम एक में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी या दिया नहीं हुआ है, उसके बाद यहाँ बिस्मथ दिया हुआ है, ठीक है। ये वाले हाइड्राइड्स हैं, इन एलिमेंट से क्या बनाए गए हैं, ये हाइड्राइड्स बनाए गए हैं। तो आपको पता होगा नीचे वाले एलिमेंट का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है। अगर साइज बड़ा है तो जो उसका बॉन्ड जो उसकी बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन के साथ वो भी क्या होगी, बड़ी होगी, उसको तोड़ना आसान है। इट मीन जो BiH3 है यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना आसान होता है, तो BiH3 इज़ दी करेक्ट आंसर। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा इस सीरीज़ के अंदर। एसिडिक कैरेक्टर भी अगर आपसे पूछें तो इसी का होगा, इसी वाले का एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको एक तो हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है, कि कौन सी स्पीशीज़ की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें पहला आपको क्या दिया हुआ है, XeO3 आपको दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं आप, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं आप, स्टीरिक नंबर निकालते हैं यहाँ पे, कि सेंट्रल एटम जो होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, और उसमें मोनोवेलेंट नंबर का एटम, मोनोवेलेंट जो एटम है उनका नंबर आप ऐड कर दो। मोनोवेलेंट किसको कहते हैं, जिसकी वैलेंसी 1 हो, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, तो मोनोवेलेंट तो इसमें है ही नहीं है, तो 0 रखो और 2 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। आपके पास कितना नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 4 ऑर्बिटल को मिक्स कर लो, हाइब्रिडाइज कर दो 4 को। पहला ऑर्बिटल कौन सा होता है, एस वाला लेते हैं हम। उसके बाद 3 ऑर्बिटल किसके पास है, आपके P के पास है। तो आपको 4 ऑर्बिटल चाहिए ना, आपका स्टेरिक नंबर कितना आया था, 4 आया था, तो इन चारों को मर्ज कर दो, क्या बन जाता है आपके पास, sp3 बन जाता है। मतलब XeO3 की तो जो आएगी हाइब्रिडाइजेशन वो ये वाली आएगी, ठीक है। डी ऑप्शन इसका तो रहेगा डी। अब डी आपको कहाँ कहाँ दिया हुआ है देख लो एक बार। फर्स्ट वाले का डी किस किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है और थर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, XeF6 देखते हैं, जिनोन हेक्साफ्लोराइड।
तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, मोनोवैलेंट 6 हैं, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, अब 7 ऑर्बिटल मर्ज करो, एक तो s ले लिया, तीनों p के ले लिए, और फिर 3 ऑर्बिटल आपने कहाँ से ले लिए, d से, sp3d3, ये वाली, मतलब 2 का ऑप्शन आएगा c। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन, तो वो आपको इसमें दे रखा है थर्ड वाले में। बाकियों को भी आप इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो बड़ा इजी होता है हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना। इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन इनमें से कौन सा है, यहाँ तो गैस लिखा हुआ है तो सॉलिड सॉल्यूशन कैसे ही बनेगा। ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर लिक्विड होता है, सबको मालूम है। यहाँ पे भी देखो गैस लिखा हुआ है, नाइट्रोजन गैस, तो ये भी सॉलिड कैसे बनेगा। तो भाई ऑप्शन ही एक बचा, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बचता है, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास आ जाएगा। समझ आई होगी ये बात भी। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं। आगे देखिए, अभी जो क्वेश्चन नंबर 119 है, ये क्या है, इन्होंने कहा कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 119 ही है। इस क्वेश्चन पे देखो यही वाला एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा जाएगा, किस फैमिली में रखा जाएगा। तो आप लोगों को मालूम है कि हमारी पीरियोडिक टेबल का जो अभी फिलहाल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें लास्ट एलिमेंट 118 पे है, नोबल गैस है जो कि, और नोबल गैस के बाद जो एलिमेंट अगला एलिमेंट प्लेस होता है वो ग्रुप नंबर 1 के अंदर प्लेस होता है। नोबल गैस के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो ग्रुप 1 में जाता है, तो 118 आपका कहाँ जाएगा, ग्रुप 1 में जाएगा। और ग्रुप 1 वाली एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। देखो आपने जिनोन के सारे कंपाउंड देखे होंगे, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं बिल्कुल, लेकिन जो ये नियोन डाइफ्लोराइड वाला आप देख रहे हैं ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका कोई ट्रू कंपाउंड मिलता ही नहीं है। नियोन का कोई ट्रू कंपाउंड नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हीलियम का और एक ये आपका नियोन हो गया, इनका कोई ट्रू कंपाउंड देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, यही है NeF2, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, 121, इसने कहा कि कौन सा डिटर्जेंट हेयर कंडीशनर में यूज़ होता है। तो ये आपका कैटाइनिक डिटर्जेंट यूज़ होता है, कैटाइनिक डिटर्जेंट। देखो तब तो ये सिलेबस में हुआ करता था ये वाला चैप्टर 12th के, अब तो ये सिलेबस में भी नहीं है। तो आप एक बार अपना सिलेबस ज़रूर चेक कर लें कि ये क्वेश्चन आएगा उसमें या नहीं आएगा। वैसे अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो जो हेयर कंडीशनर में डिटर्जेंट होते हैं वो कैटाइनिक होते हैं, और यहाँ कैटाइनिक डिटर्जेंट आपको यही वाला दे रखा है, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये वाला दे रखा है। उसके बाद आता है 122, कैरियस मेथड किसकी एस्टिमेशन के लिए है, तो ये आपके हेलोजन के लिए है, हेलोजन के एस्टिमेशन में यूज़ होता है कैरियस मेथड। ठीक है, उसके बाद आइए 123 क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, द स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर रिलेटेड एज। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना, इसको हम दिखाते हैं बीटा से, और स्टेप वाइज की जो कांस्टेंट है उसको हम दिखाते हैं के से। इनका जो रिलेशन होता है ना ये वाला होता है, स्टेप वाइज में जो कांस्टेंट आते हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो यही रिलेशन होता है इसका। इसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन 124, आइसो ऑक्टेन क्या है, आइसो ऑक्टेन क्या है। तो देखो वैसे तो ये रटने से वाला ही क्वेश्चन है, ऐसे अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो याद भी नहीं होता है। आइसो ऑक्टेन बनाने के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ बनाने की वापस से। देखिए ये कंपाउंड है आइसो ऑक्टेन, ऑक्टेन से ये तो पता चल रहा है टोटल कार्बन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखो 1 कार्बन ये हो गया 1 2 3 4 5, एक ये हो गया 6 7 और एक ये 8, ये कंपाउंड आपका आइसोक्टेन होता है। अब अगर आप इसकी IUPAC नेमिंग करके देखेंगे तो ये आपने बना दी लॉन्ग चेन, यहाँ पे ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th है, ये 5th है। अब 2 पे क्या लगी हुई हैं, ये 2 ब्रांच लगी हुई हैं। आप कहेंगे 2 एंड 4, क्योंकि 2 पे और 4 पे जो नेचर ऑफ ब्रांच है वो सेम है, तो 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है इसका, आइसोक्टेन ये होता है।
ठीक है। बिल्कुल देखो कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिल जाते हैं डायरेक्टली कि अगर आपने कभी पढ़ते हुए उस पर नज़र आपकी गई है तब तो वो सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज रह भी जाते हैं। अब जैसे ये आइसोक्टेन वाला ही था, पता नहीं इसने किस बात पे इसको आइसोक्टेन बोला है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर यही वाला होता है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। होप दैट कि आप लोगों को समझ आया होगा। आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करें ताकि मेरे को फीडबैक मिलती रहे कि ये वर्क अच्छा है और मैं आगे इस पर काम कर सकूं। थैंक यू सो मच।